Assalamualaikum. Our today video is related to the Avogadro's number and the mole concept in chemistry, and it is based on the question how will you count atom, molecule and ion. हम एटम, आयन और मॉलिक्यूल को कैसे काउंट करते हैं या कैसे मेजर करते हैं। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल, Avogadro's number and the conversions of the moles and the Avogadro's number, molar mass, and conversions is related to the number of the moles and particles and mass and the moles. Welcome to Starrise Online Academy, where knowledge knows no limits. In every equation we see logic, and in every molecule we find meaning, and it is accessible to all. Please join us in this journey. मोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेट्स टेक सम डेली लाइफ एग्जांपल्स। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द शूज। जस्ट थिंक हाउ विल यू काउंट शूज। आप शूज को कैसे गिनेंगे। शूज को हमेशा पेयर्स में गिना जाता है। नेक्स्ट इज बनाना। हाउ विल यू काउंट बनाना। अब बनाना को कैसे काउंट किया जाता है। बनाना को डजन में या दर्जन की फॉर्म में काउंट किया जाता है। इसी तरीके से हम अगर पेपर को काउंट करें तो हम पेपर को कैसे काउंट करेंगे। पेपर को काउंट किया जाता है रिम में। इन एग्जाम्पल को देख के आपको आइडिया होता है कि काउंटिंग यूनिट डिपेंड ऑन व्हाट यू आर काउंटिंग। मीन्स कि आप डजन, पेयर या रिम जो भी आप काउंटिंग यूनिट यूज कर रहे हैं दैट डिपेंड कि आप काउंट क्या करने जा रहे हैं। आप पेपर को काउंट कर रहे हैं, आप बनाना को काउंट कर रहे हैं या आप शूज को काउंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके पास एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो हम एटम, आयन और मॉलिक्यूल को कैसे काउंट करते हैं, इनकी काउंटिंग यूनिट क्या है हमारे पास। तो जनाब इसकी काउंटिंग यूनिट होती है हमारे पास मोल। अब मोल क्या होता है। अब मोल आपके पास एक काउंटिंग यूनिट है, लाइक डजन, लाइक रिम, लाइक पेयर्स। इस तरीके से जब हमने किसी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करना होता है तो हम काउंटिंग यूनिट मोल को यूज़ करते हैं। अब केमिस्ट्री में या एवोगैड्रोस और मोल के कॉन्सेप्ट के अंदर सब्सटेंस और पार्टिकल के वर्ड को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट लेट फेमिलियर विद दिस वर्ड सब्सटेंस एंड पार्टिकल्स। इनसे मुराद होती है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जो कि किसी भी सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं। वो आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं। तो इनके लिए हम जो एक जनरल वर्ड यूज़ करते हैं वो सब्सटेंस या पार्टिकल का यूज़ करते हैं। सो अ मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस that contains 6.022 into 10 raised to power 23 particle of that substance. In simple word, अगर सब्सटेंस के 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल प्रेजेंट हो तो हम उस सब्सटेंस की अमाउंट को मोल बोलेंगे। 6.022 into 10 raised to power 23 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन है और केमिस्ट्री में ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। और सिंबॉलिकली शो करने के लिए हम कैपिटल एन को फॉर नंबर यूज़ करते हैं और कैपिटल ए को सबस्क्रिप्ट में फॉर एवोगैड्रो के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका सिंबल होता है। हम इनको प्रीवियस एग्जांपल से मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें जैसे एक डजन एग में आपके पास 12 अंडे होते हैं, ठीक है। एक दर्जन अंडे में आपके पास कितने अंडे होते हैं, आपके पास। इसी तरह अगर रिम ऑफ द पेपर को देखें तो उसके अंदर 500 पेपर्स होते हैं, ठीक है। ये 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं वो एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर एक मोल ऑफ वाटर है तो आपके पास वाटर के 6.002 इंटू 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो हम तब कहेंगे कि 1 मोल ऑफ द वाटर है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1 ओवर द हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, डायटोमिक फॉर्म में होता है और ये एक मॉलिक्यूल है। अगर हाइड्रोजन के 1 मोल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक्चुअली हाइड्रोजन के। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ कार्बन अगर कहा जाए तो इसका मतलब है कि आपके पास किस सैंपल के अंदर 6.002 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है कार्बन के, क्योंकि कार्बन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में होती है। तो अगर कार्बन के 1 मोल है तो उसका मतलब है कि इस सैंपल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है कार्बन के। मैं आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगी और आपने उसका मुझे आंसर यस और नो बताना है।
अब आप मुझे बताएं कि एक डजन आपके पास एग है और एक डजन बनाना है, तो क्या उसमें आपके पास इक्वल नंबर ऑफ एग और बनाना होंगे? यस। अगर आपके पास 1 डज़न एग हैं तो आपके पास इसका मतलब है कि 12 अंडे हैं। इस तरह से अगर आपके पास 1 डज़न बनाना है तो इसका मतलब है कि आपके पास 12 बनाना है। तो यानी कि आपके पास 1 डज़न कुछ भी होगा तो उसमें आपके पास कोई भी चीज़ है तो वो 12 की ही तादाद में मौजूद होगी, ठीक है? उसका नंबर 12 ही होगा। आप नेक्स्ट आंसर दें कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो क्या उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे? यस। यस, क्योंकि 1 मोल कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या व्हाटएवर कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसके अंदर 6.02 into 10^23 नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन ही प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल का मतलब है कि आपके पास 6 नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं। नाउ लुक ओवर हेयर, यहाँ पे आपको 2 सैंपल नज़र आ रहे हैं, एक है कार्बन एटम और एक है आपके पास कॉपर एटम। आप अगर देखें तो दोनों में आपको कॉपर एटम और कार्बन एटम दोनों 1 मोल में प्रेजेंट है और दोनों में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी सेम, यानी कि 6.02 into 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन एंड कॉपर, दोनों के आपके पास नंबर ऑफ एटम 1 मोल में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि आपने कन्वर्जन कैसे करनी है। नंबर ऑफ मोल्स की कन्वर्जन आपने नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल में कैसे करनी है, ठीक है? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ मोल को उसके एवोगाड्रोस नंबर से, एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.02 10^23, इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी मोल की कन्वर्जन हो जाएगी नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल। और इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ द एटम, आयंस या मॉलिक्यूल गिवन हो और आपको पूछा जाए कि आप इसको नंबर ऑफ मोल्स में दें, कन्वर्ट करके दें, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आपने क्या करना है, आपने इनको डिवाइड कर देना है अवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है? आपने नंबर ऑफ एटम, आयंस, मॉलिक्यूल व्हाटएवर आपको गिवन होगा उसको आपने एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड कर देना है तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? अब हम चंद एग्जांपल, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। तो अब यहाँ पे आपके पास 1.25 मोल ऑफ जिंक गिवन है, ठीक है? और आपने इसको कन्वर्ट करके देना है नंबर ऑफ जिंक एटम में, ठीक है? अब ये आपके पास एक अमाउंट है 1.25, ठीक है, मोल्स जिंक की दी गई है। आपने बताना है कि इसके अंदर जिंक के कितने एटम प्रेजेंट है। तो आपने क्या करना होगा? आपने सिंपली इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1.25 into 6.022 into 10^23, तो इससे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7.53 into 10^22, और ये होगा आपके पास नंबर ऑफ द जिंक एटम प्रेजेंट इन 1.25 मोल ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम फॉइल दैट कंटेन 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। आपके पास एक फॉइल है जिसमें एल्यूमिनियम का जो कंटेंट है या एल्यूमिनियम की जो अमाउंट है वो है 0.2 मोल्स, ठीक है? तो आपने बताना है कि इस अमाउंट के अंदर आपके पास कितने एल्यूमिनियम के एटम प्रेजेंट है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपको गिवन है 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम और आपने इसको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम में। आपने बताना है कि 0.2 मोल्स के अंदर कितने एल्यूमिनियम के एटम प्रेजेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 0.2 into 6.02 into 10^23, और आंसर आपके पास आ जाएगा 1.2044 10^23 एल्यूमिनियम एटम, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल है कि आपके पास मोल्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इस मोल्स के अंदर आपके पास कितने एल्यूमिनियम के एटम प्रेजेंट हैं, तो आपने उन मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ प्योर मीथेन। अब ये एटम के फॉर्म में नहीं है, मीथेन आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मीथेन आपके पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपके पास है 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन और आपने फाइंड आउट करना है कि 0.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, लाइक 0.5 into 6.022 into 10^23, तो आंसर आपके पास आएगा 3.011 into 10^23 मीथेन मॉलिक्यूल्स। How many molecules are present in 0.25 moles of sulfur dioxide?
अगेन आपको 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है और आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आपने मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। तो अब आपने मोल्स में से मॉलिक्यूल में जाने के लिए आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से और आपके पास आ जाएगा। इसके लिए आपको 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻23 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मेटल इन सैंपल containing in 3.011 into 10⁻23 टाइटेनियम एटम। अब यहाँ पे आपके पास 3.011 इंटू 10⁻23 टाइटेनियम एटम गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टाइटेनियम मोल्स कितने होंगे। तो आपको एटम गिवन है और मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपको मोल्स गिवन थे और आपने एटम आयंस या मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने थे, तो आप मल्टीप्लाई करते थे एवोगैड्रोस से। अब आपको एटम गिवन है और आपसे मोल्स का पूछा जा रहा है, आप इसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। 3.011 इंटू 10⁻23 को आप डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ द टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड containing 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब इसके लिए अब यहाँ पे अगेन आपको 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल गिवन है और आपने इसको कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना होगा। मॉलिक्यूल से जब मोल में जाते हैं तो डिवाइड करेंगे, मोल से जब आपने मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करने के लिए 3.011 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.05 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अगेन प्ले द यस नो गेम फॉर द इजी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल एग्जांपल। मैं सो क्या हमारे पास 1 डजन एग और 1 डजन बनाना का वेट एक जैसा होगा? नो। अब आप मुझे बताएं, क्या mass of 1 mole of carbon and 1 mole of sodium chloride will be equal? क्या 1 मोल ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का मैस क्या होता है, वेट। ठीक है, तो वो क्या वो इक्वल होगा? अगेन नो। यहाँ इसका भी आंसर है हमारे पास नो। अगेन आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आपके पास कार्बन एटम है और यहाँ पे आपके पास कॉपर एटम है। ठीक है, और ये दोनों 1 मोल है और इन दोनों में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 टू 10⁻23 है, क्योंकि दोनों का जो अमाउंट है वो 1 मोल है। लेकिन इस 1 मोल का अगर हम मैस फाइंड आउट करें, इसको वेइंग बैलेंस में रख इसका मैस फाइंड आउट करेंगे अगर हम, तो इसका मैस आपके पास आएगा 12 और इसका मैस हमारे पास आएगा 63.5। अब देखें ये दोनों 1 मोल है लेकिन दोनों का मैस जो है वो चेंज है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 1 डजन बनाना और 1 डजन एग का मैस एक जैसा नहीं हो सकता, इसी तरीके से 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एंड 1 मोल ऑफ कॉपर एटम का मैस भी एक जैसा नहीं हो सकता। फिर व्हाट इज द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स? फिर 1 मोल ऑफ द पार्टिकल्स जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं उसका मैस क्या होगा? का मैस क्या होगा? उसके मैस को हम मोलर मैस कहेंगे और उसके लिए हम मैस की कौन सी यूनिट यूज करेंगे? ग्राम। ठीक है, हमेशा हम मोलर मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मैस की यूनिट क्या होती है? ग्राम, तो हम मोलर मैस को ग्राम में जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। मोलर मैस आपके पास 3 तरह का हो सकता है, इनकी मोलर मैस की टाइप्स आपके पास 3 टाइप्स हो सकती हैं। एक हो सकती है ग्राम एटॉमिक मैस। जब फर्स्ट होगा ग्राम एटॉमिक मैस, 1 मोल, जब आपके पास 1 मोल ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास 6.022 टू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है और इन 6.022 टू 10⁻23 एटम को हम के मैस को हम मोलर मैस कहेंगे और क्योंकि वो एटम का मैस है तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मैस भी कहेंगे। ग्राम इसलिए कि मोलर मैस को हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है और ये एटम का मोलर मैस है तो इसलिए हम इसे ग्राम एटॉमिक मैस कहेंगे।
इसी तरीके से दूसरी टाइप जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। वो किस लिए यूज की जाती है? वो तब यूज की जाती है जब सब्सटेंस जो हो हमारे पास वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो, ठीक है। तो जब आपके पास सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा और मॉलिक्यूल 1 मोल होंगे, तो हम 1 मोल होंगे और उसके अंदर 6.022 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज करेंगे। ग्राम क्यों? क्योंकि मोलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है और ये मॉलिक्यूल का मोलर मास है, इसलिए इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। है ग्राम फार्मूला मास। अब ग्राम फार्मूला मास आपको पता है, जब ये आयनिक कंपाउंड की अमाउंट जो है वो 1 मोल होगी, तो हम उसके लिए ग्राम फार्मूला मास की टर्म यूज करेंगे। आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला मास से एक्सप्रेस करते हैं, और फार्मूला मास जो है, फार्मूला मास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आपके पास ग्राम फार्मूला मास का मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और उसके अंदर भी 6.022 into 10⁻23 आयंस ही प्रेजेंट होंगे। The next important thing you should learn is that एटॉमिक मास और आपके पास जो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास होता है, that are actually same। ये सेम कैसे होते हैं? इनके नंबर बिल्कुल सेम होते हैं। आपको पता है एटॉमिक मास हम कहाँ से देखते हैं? हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं। तो एक्चुअली वही आपके पास मोलर मास भी होता है, या आपके पास क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास भी होता है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक मास यूनिट की टर्म यूज करते हैं, ठीक है। हम उसको जो उसकी काउंटिंग यूनिट होती है, वहां पे एटॉमिक मास यूनिट होती है। यहाँ पे वो काउंटिंग यूनिट जो है वो ग्राम होगी, ग्राम पर मोल होगी, ठीक है। तो जब हम मोल की फॉर्म में करेंगे तो हम उसे ग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आपके पास ये दोनों जो हैं वो सेम नंबर के होते हैं, लेकिन इनकी यूनिट डिफरेंट होती है। तो अगर आपने मोलर मास ऑफ किसी के एटम का देखना है, तो वो उसका एक्चुअली एटॉमिक मास ही होगा, जो कि हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं। जस्ट आपने करना क्या है कि वहां पे एटॉमिक मास यूनिट की जगह ग्राम या ग्राम पर मोल की यूनिट को यूज करना है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपको पता है कि 12 AMU होता है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो अब अगर हम 12 MU को या कार्बन के मास को ग्राम एटॉमिक मास की फॉर्म में या मोलर मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमें 12 के साथ AMU नहीं लिखना बल्कि ग्राम लिखना है। इसी तरीके से अगर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम की बात करें तो वो 23 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में। एटॉमिक मास यूनिट जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में गिवन है, अगर हम इसे मोलर मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं या ग्राम एटॉमिक मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम 23 के साथ एटॉमिक मास यूनिट की यूनिट नहीं यूज करेंगे बल्कि ग्राम की यूनिट यूज करेंगे। इस तरीके से एटॉमिक मास ऑफ जिंक की बात करें तो वो आपके पास पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है 30 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन जब हम क्योंकि ये एटम है और अगर हम इसको मोलर मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम ग्राम एटॉमिक मास इसको लिख सकते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखने के लिए हमें 30 के साथ ग्राम लगाना होगा। यहाँ नेक्स्ट थिंग जो आपको लर्न करनी है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या ये सेम टर्म्स हैं या डिफरेंट टर्म्स हैं? जी, ये सेम भी हैं और डिफरेंट। अगर बात की जाए नंबर्स की तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, लेकिन अगर बात की जाए यूनिट की तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स होंगी। अब ये नंबर वाइज कैसे सेम होती हैं? बिकॉज इनको सेम तरीके से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही हम मोलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर दिए गए तमाम एटम के एटॉमिक मासेस को ऐड अप करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। सेम लाइक दिस मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिए गए तमाम एटम के एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास मोलर मास आ जाता है। तो इन दोनों का नंबर हमारे पास सेम आएगा, लेकिन इन दोनों की यूनिट्स डिफरेंट होंगी। लाइक मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए जो हम एटॉमिक मासेस लिखते हैं उनके यूनिट हम एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं, जबकि जब हम मोलर मास को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो तब हम एटॉमिक मास की जो यूनिट लिखते हैं वो ग्राम में होती है, इसलिए मोलर मास की यूनिट भी हमारे पास ग्राम में आती है। So we can say that they have the same number but the different units. In
इनका नंबर तो सेम होता है क्योंकि इनको कैलकुलेट सेम वे में किया जा सकता है, लेकिन इनकी यूनिट डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट एटॉमिक मास यूनिट होती है, जबकि मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल या ग्राम लिया जाता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात की जाए तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इनके एटॉमिक मास को अगर हम ऐड अप करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 18, ठीक है, 18 एटॉमिक मास यूनिट। ये हम इस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते थे। लेकिन अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे तो हम बिल्कुल इसको कैलकुलेट वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट की जगह हम ग्राम की यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज का देखें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे आपके पास जितने भी सबस्क्रिप्ट हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिक मास के साथ, और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उन सबको हमने ऐड अप कर देना है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 180 एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर इस मास को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 180 के साथ ग्राम का वर्ड यूज कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जानना जरूरी है फॉर्मूला मास या मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड या ग्राम फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में भी नंबर का फर्क नहीं होता। जैसे आप फार्मूला मास काउंट करते हैं वैसे ही आप मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड या ग्राम फार्मूला मास काउंट करेंगे। जस्ट डिफरेंस जो है वो हमारे पास इनकी यूनिट का आएगा। फार्मूला मास में हम एटॉमिक मास यूनिट ऐसा काउंटिंग यूनिट यूज करते हैं, जबकि मोलर मास में हम ग्राम यूज करते हैं, ग्राम पर मोल की यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास नंबर सेम होता है लेकिन यूनिट डिफरेंट होती है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हम कैसे कैलकुलेट करते थे कि फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट तमाम एटम के एटॉमिक मासेस को हम ऐड अप कर देते थे। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो इनको अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास आता है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर हम इसको ग्राम फार्मूला मास में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें एटॉमिक मास यूनिट की जगह ग्राम की यूनिट यूज करनी होगी। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे भी हमें फार्मूला मास फाइंड आउट करने के लिए इसकी फार्मूला यूनिट जो कि KCl है, ठीक है, इस प्रेजेंट दोनों एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड अप करना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 74.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर हम इसे ग्राम फार्मूला मास में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें 74.5 के साथ ग्राम की यूनिट लगानी पड़ेगी। Next, move on to mole mass calculations. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आपके पास मोल जो है वो 1 मोल की फॉर्म में नहीं दिया होता, और हमेशा आपके पास जो मैस है वो भी आपके पास 1 मोल के लिए नहीं गिवन होता। 1 मोल्स जब भी 1 मोल से आगे पीछे होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तो उसके लिए हमें कन्वर्जन आनी चाहिए कि हम कैसे मोल को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को मोल में कैसे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि अगर आपको मैस का पता हो तो आप मोल्स निकाल सकें, अगर मोल्स का पता हो तो मैस को निकाल सकें। अब आपको ये तो पता है कि 1 मोल के अंदर कितना मैस होता है, लेकिन हर दफ़ा मोल जो है वो 1 नहीं होता, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है तो 1 से कम भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आप कैसे मोल को मैस में और मैस को मोल में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज कैलकुलेट मोलर मैस ऑफ सोडियम। अगर आपने मोलर मैस ऑफ सोडियम कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि सोडियम जो है वो एक मेटल है, ठीक है। तो अब मेटल का हमारे पास एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होगा 23 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको अगर हमने मोलर मास में करना है तो उसके लिए हम एक्सप्रेस करेंगे इसे ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास में। तो हमें क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास एक ही जैसे होते हैं, जस्ट उसमें यूनिट का डिफरेंट होता है, तो हम एटॉमिक मास की जगह ग्राम की यूनिट यूज करेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो आपके पास एक म्यूल, अब यहाँ पे नाइट्रोजन आपके पास डायटोमिक फॉर्म में होती है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि हम इसका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम इसका मॉलिक्यूलर मास को देखना होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज N2, इसके अंदर प्रेजेंट तमाम एटम के एटॉमिक मासेस को ऐड अप करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 ही नाइट्रोजन एटम है। अगर हम 2 नाइट्रोजन एटम के एक का मास 14 है तो 14 × 2 करेंगे तो इसका हमारे पास
मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 28 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एटॉमिक मास लिया था वो एटॉमिक मास यूनिट था, वो हमने पीरियोडिक टेबल से लिया था। ठीक है, अब अगर हम इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में या मोलर मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, 28 के साथ ग्राम का फिगर यूज करना होगा। हमें क्या करना होगा, 28 के साथ ग्राम की यूनिट यूज करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो हमें सुक्रोज का मोलर मास जानने के लिए सबसे पहले इसे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C12H22O11। ठीक है, तो अगर आपको अगर आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया है तो हमने नेक्स्ट काम करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि तमाम एटम के एटॉमिक मासेस को उनकी सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो आंसर आता है उन सबको हम एड अप कर लेते हैं, और एड अप कर लेते हैं क्योंकि हमने एटॉमिक मास जो है वो पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास यूनिट में लिया था, तो इसलिए फार्मूला मास भी एटॉमिक मास यूनिट में ही आएगा, 342 एटॉमिक मास यूनिट। हम इसका आंसर ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के पास देना चाहते हैं, हमें 342 के साथ एटॉमिक मास यूनिट नहीं यूज करनी बल्कि ग्राम यूनिट को यूज करना है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ सुक्रोज। क्वेश्चन है आपके पास, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, O3। ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म कैलकुलेट द मास ऑफ द ओजोन इफ 9.05 मोल ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्टॉर्म। अगर आपके पास मोल्स बनते हैं ओजोन के 9.05, तो फिर मास क्या होगा। हमें यहाँ पे आपको 9.05 मोल्स का मास फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हमें ये पता है कि हम 1 मोल के लिए मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर है कैसे, जैसे कि हम इनके एटॉमिक मासेस को एड अप कर लें। अब इसके यहाँ पे आपके पास तीनों ऑक्सीजन एटम हैं, तो इनको तीनों ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 जो 3 करें तो हमारे पास आ जाता है 48 ग्राम। ठीक है, हम यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट ही ग्राम की टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि हम 1 मोल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 48 ग्राम आ रहा है, तो अब हमें 1 मोल का मास पता चल गया है, तो हम 9.05 मोल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें जस्ट 9.05 मोल को मल्टीप्लाई कर देना है 48 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 9.05 मोल्स का मास, दैट इज 434.4 ग्राम ऑफ ओजोन। क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, determine its molar mass and use it to convert mole to mass in gram। अब यहाँ पे आपको 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इनका मास इन ग्राम। तो उसके लिए पहले हम 1 मोल के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, और 1 मोल के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका मोलर मास निकालना होगा। ठीक है, मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे कि उसके लिए हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज CO2, इसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड अप कर लेंगे। लाइक कार्बन है 12 और ऑक्सीजन 2 है, तो हम इनको 16 इंटू 2 कर लेंगे और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 ग्राम। ये हमने इसे ग्राम की फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया फॉर 1 मोल। ठीक है, अगर हमें 1 मोल का पता चल गया है तो उससे हम 0.25 मोल्स का भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमने जस्ट करना है इसको मल्टीप्लाई विथ 0.25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू कन्वर्ट ग्राम टू मोल्स। अब अगर आपको ग्राम गिवन है और आपसे पूछा जाए कि आप इसको मोल्स पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट। First one is balloon is filled with 5 gram of hydrogen and second is block of the ice that weight 100 gram। इन दोनों केसेस में आपको ग्राम्स में मैस गिवन है और आपने उसके लिए मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैस आपको गिवन है, मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे आपको दिए गए हैं हाइड्रोजन और आइस। अब हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में होता है, वो भी एक मॉलिक्यूल है, और आइस जो है वो एक्चुअली वाटर होती है, H2O, वो भी आपके पास मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की मदद से हम इसके मोल्स को फाइंड आउट करेंगे।
अ balloon filled with 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देखें तो आपको 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे। तो हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.016 ग्राम। मोलर मैस काउंट करने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि मोलर मैस यानी कि 2 ग्राम के अंदर कितने मोल ऑफ प्रेजेंट हैं। तो हमें पता है कि 1 मोलर मैस के अंदर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें 2 ग्राम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स का पता चल गया है तो हम वहाँ से 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो हम 1 डिवाइडेड बाई 2.016 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि 1.2016 के साथ 5 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 45 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से हम 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 1 डिवाइडेड बाई 2.016 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.48 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से जब हमें पता है कि मोलर मैस में 1 मोल प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको यूज़ करके किसी भी गिवन मैस के लिए नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंपल कैलकुलेशंस। बट इन कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग द फार्मूला। है आपके पास नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्वेश्चन में जो भी मैस गिवन हो उसको आपने मोलर मैस के साथ डिवाइड कर देना है। लाइक आपको यहाँ पे मैस गिवन था 5 ग्राम, तो आपने इसको मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमने कैलकुलेट किया था उसके साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। आंसर आपके पास आ जाएगा 2.48 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, डेट इज अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेट 100 ग्राम। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के। तो ये जानने के लिए सबसे पहले अगेन हमें वाटर का मोलर मैस फाइंड आउट करना होगा। मोलर मैस ऑफ द वाटर आपके पास होता है 18 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर 18 ग्राम हो तो हमारे पास बनता है 1 मोल। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि अगर 1 ग्राम हो तो बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 18, और अगर हमने 100 के लिए देखना है तो हमने इसको 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.55 मोल ऑफ वाटर। हम इसको फार्मूला में पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला ऑफ द मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ पे मैस हमें गिवन था 100 और मोलर मैस ऑफ वाटर होता है 18। 100 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो अगेन हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.55 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने आपको बताया कि मोल, एवोगैड्रस नंबर और मोलर मैस क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनकी कन्वर्जन्स कैसे की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।